आकाशवाणी ईटानगर के 103.1 मेगाहर्ट्ज अरुण एफएम पर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त ग्यामरनी में आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज के मेहमान के साथ, जहाँ पर हम आपको रूबरू करवाते हैं हमारे राज्य की कुछ जाने माने हस्तियों से और जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया हो। और श्रोताओं, हमारे जो आज के मेहमान हैं वो एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अरुणाचल म्यूजिक इंडस्ट्री में मानो एक नया दौर शुरू कर दिया हो। वो है आपका, मेरा, हम सबका पसंदीदा रैप आर्टिस्ट केको। थैंक यू केको, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अरुण एफएम के स्टूडियो में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो केको, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपका स्टेज नेम है, हम सभी आपको आपके स्टेज नेम केको के नाम से जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप शुरुआत इससे करें, हमारे श्रोताओं को, हमारे लिसनर्स को आपका जो ऑफिशियल नाम है वो बताएं, आपके एजुकेशन के बारे में बताएं और ये बताएं कि आपका बचपन कैसा रहा। और सबसे पहले तो जो मेरा रियल नेम है वो है केको थियमको। तो जो नाम जो थियमको है वो बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते जी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसको स्टेज नेम यूज करूँ तो शायद बहुत सारे लोग मेरा नाम को याद नहीं रख पाएंगे। तो ऐसा कैची नेम सोचना था, तो के फॉर केको मेरा माइंड में आ गया। तो तब से के फॉर केको नाम रखा। और बचपन तो मेरा गाँवलिया है। बस्ती में बैठा था। लाइक 2004 को ईटानगर में आया तो थोड़ा सा लाइफ स्टाइल जो थोड़ा धीरे धीरे चेंज हुआ, लेकिन हालांकि उससे पहले का जो लाइफ है मेरा एकदम विलेज लेवल का, जो वहां में जैसे विलेज में जैसे लड़का लोग बैठता है, बच्चा लोग, वही सेम लाइफ है। और एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था। तो मतलब ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन हाँ उस समय हम लोग बहुत लाइक बस्ती में जैसा रहता था, लाइक कॉलोनी फाइट वाइट करके रहते हैं। और वो खेलना कप बोलते हैं बम्बू का, वो सब, और मार्बल में समय चला गया बचपन का, और स्कूल टाइम में चला गया। और ईटानगर आके ही थोड़ा एक यहाँ का अपॉर्चुनिटी मिला, तो इस तरह से मुझे पढ़ाई के लिए भी यहाँ पे ज्यादा बेटर था। तो मेरा एजुकेशन भी यहाँ में भी 12th स्टैंडर्ड तक तो गवर्नमेंट स्कूल में हुआ। ये ईस्ट सेक्टर ईटानगर का, ये सेक्रेटरी ऑफिस का सामने वाला। तो उसमें मेरा क्लास 12 तक हुआ, और उससे जो नीचे का जो स्कूल था उसमें क्लास 8 तक हुआ। हालांकि पहले वो स्कूल जो एक ही साथ था, अपर स्कूल लोअर स्कूल बोला था, लेकिन अभी वो मिडिल स्कूल बन गया और ऊपर वाला हाई स्कूल डिफरेंट हो गया। और कॉलेज डॉन बॉस्को कॉलेज जोलांग में पढ़ाई हुआ मेरा। तो उसके बाद डायरेक्ट ये लाइन में डायरेक्ट घुसने बोल के माइंड रख लिया था। तो फिर आपने कहा कि आपका बचपन एकदम अरुणाचल के इंटीरियर पार्ट में रहा, तो फिर ये जो हिप हॉप से जो प्यार है, जो रैपिंग से जो प्यार है, वो इसकी जो कहानी वो कैसे शुरू हुई? क्या ईटानगर में आने के बाद हुई या फिर बचपन से आपको इसका शौक था? तो एक्चुअली बचपन से मेरा इंटरेस्ट बोल के नहीं था, हिप हॉप क्या है मुझे पता भी नहीं था। बस गाना लोग जो मेरा पापा का जो कलेक्शंस था, गजल, सूफी, बॉलीवुड, तो जो कलेक्शन था उसका, और इंग्लिश सॉन्ग्स लोग भी था, तो उसको ही बस सुना था। और वो कौन सा जॉनर में आता है वो भी मालूम नहीं था, बस सुनता था। और हाँ, यहाँ का लोकल सॉन्ग्स लोग जो गालो सॉन्ग्स लोग हो गया, आदि सॉन्ग्स, निजी सॉन्ग्स, वहां तक पहुंचता था। कैसेट सिस्टम था ना, तो पापा वो सबको भी कलेक्ट करके वंचो नुक्ते गाना सब कलेक्ट करके सुनता था। और उसका थ्रू हम म्यूजिक को एक्सपोजर मिला, तो डिस्कवर किया एक तरह से बोल सकते हैं। तो बहुत पसंद था। तो हिप हॉप का जो है क्रेज, जो इंग्लिश सीखने का जो इच्छा था, उसका वजह से हुआ। वो कैसे बोलने से, जब हम क्लास 8 में था तो पापा जो मेरे लिए MP4 प्लेयर लेके आ गया, जहाँ मैं वीडियो भी देख सकते हैं और गाना भी सुन सकते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि एक नाम था उस समय में बहुत चल रहा था, बचपन से हम देखा था मूवीज में भी, माइकल जैक्सन, इसका लाइक कोई इमिटेट भी करता है ना, तो हम हमेशा सुनता था ये क्या है, कौन है। तो हम सबसे पहले उसी का गाना को क्यूरियोसिटी का वजह से उसी का गाना को पूरा डाउनलोड किया, और साथ में बोला कि और जो इंग्लिश गाना लोग हैं सबको दे दो। तो क्योंकि हमको इंग्लिश सीखना था, तो मुझे लगा कि सॉन्ग्स भी लाइक वन ऑफ दोस वेज है जिसके थ्रू हम इंग्लिश सीख सकते हैं, लैंग्वेज को। तो आसपास की जितना भी माहौल है उसको इंग्लिश में बदलना है ताकि आदत हो जाए, वो मेरा मानना था। तो इंग्लिश सीखने का के लिए जो ट्राई था, मेरा कोशिश था, उसी का थ्रू हम हिप हॉप म्यूजिक को डिस्कवर किया, वो मोबाइल डाउनलोडिंग शॉप से। मतलब कुछ नए सीखने के चक्कर में एक्सीडेंटली हिप हॉप में मतलब वो हो गया, क्योंकि वहां में माइकल जैक्सन का गाना लोग तो था ही, लेकिन लिल वेन का गाना था, एमिनेम का गाना था, वाइट क्लिफ, टी पेन, और भी बहुत सारा आर्टिस्ट हो गए जिसको शायद हम याद नहीं और नाम नहीं ले पा रहे।
तो हिप हॉप का जो म्यूजिक जो रैप था वो कलेक्शन में था, वो प्लेलिस्ट में। तो उसको सुन सुन के मतलब अपार्ट फ्रॉम अदर जॉनर्स हिप हॉप जो डायरेक्ट चिपक गया मेरा माइंड में, और मतलब हम भी सोचे कि हम भी ट्राई करके दिखा रही है। तो ऐसा करके मतलब इंग्लिश सीखने का कोशिश का वजह से हम हिप हॉप को डिस्कवर किया और फाइनली खुद भी लिखने शुरू कर दिया। तो फिर जो आपका सबसे पहला काम है जो आपने खुद लिखना शुरू करा, वो कौन सा था? एक्चुअली किस उम्र में शुरू करा आपने? वेल एक्चुअली मैं पहले हिंदी और अपना लैंग्वेज जो मेरा ओरल लैंग्वेज है नोक्ते का अंदर आता है, तो वहां से लिखता था। मतलब बस सिंगर बनने मन था, ऐसा कोई मतलब अरुणाचल में नाम कमाएगा ऐसा मेरा कोई वो नहीं था। बस मेरा ये था कि मतलब इंटेंशन कि वो जो सर्कल है हम लोग का लाजो सर्कल में एक सिंगर का नाम से मतलब रहना है, एक बुढ़ा होने थे एटलीस्ट एक सिंगर है। तो एल्बम बनाने का कैसेट जो अभी तो चलता नहीं है, तो वो मेरा सपना था। तो इसलिए हम अपना लैंग्वेज में लिखता था, हालांकि बहुत इमेच्योर अभी भी है मेरे पास कलेक्शन, वो इसको हम देख के हंसते हैं, बहुत क्रिंजी है और बहुत हंसी आता है, लेकिन उस समय के लिए दिस इज बेस्ट ऐसा था। तो मतलब उस समय से लाइक रैप भी मतलब अपना लैंग्वेज में भी लिखने के लिए कोशिश किया। और इंग्लिश आता नहीं था एक्चुअली। क्लास 12 तक मेरा सेंटेंस लिखने के लिए प्रॉब्लम होता था इंग्लिश का, क्योंकि ग्रामर हम लोग का बहुत वीक था। गवर्नमेंट स्कूल्स में बोलता था देखो एग्जाम में ये माई स्कूल या आवर स्कूल आने वाला है, इसको बाहर करके आओ। लेकिन ग्रामर का लाइक तेल को भी छूता नहीं मतलब ना। तो इंग्लिश का थ्रू सीखा है, लेकिन फिर भी क्लास 12 तक तो हम लिखने के लिए बहुत तकलीफ होता था, तो एग्जाम में भी बाय हार्ट करके लिखता था। तो इंग्लिश भी टूटा फूटा रैप्स लिखता था मतलब। तो बेसिकली राइटिंग जो मेरा शुरू हुआ 2010 या 11 को, हम ठीक से याद नहीं, शायद वो देखना पड़ेगा जो मेरा बुक है। तो मोस्ट प्रोबेबली 10 या 11 को, तो रैप भी वहां से शुरू किया हम लिखने। तो फिर आपने परफॉर्म करा कहीं अपने? हाँ, तो मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस हिप हॉप सॉन्ग जो क्लास 12 में था, 2012 को था, हाई सेकेंडरी स्कूल में, स्कूल वीक चल रहा था। तो शायद लकीली उसमें जो टीचर होता है हाउस का वो एब्सेंट था उस समय में। तो सिलेक्शन के लिए वो लोग करता है एक हाउस से कौन कौन जाएगा सिंगर के लिए। तो मेरा कंपटीशन के लिए कोई नहीं था, एब्सेंट था, तो हमको मजबूरी में वो लोग डाल दिया। लेकिन जब परफॉर्म किया ना रैप सॉन्ग को, तो स्टूडेंट्स लोग था, क्लासमेट्स और जो बाकी जूनियर्स लोग था, वो लोग बहुत लाइक इम्प्रेस हो गया। लाइक फर्स्ट टाइम एक स्कूल इवेंट में एक ना फंक्शन में रैप गाना सुना दिया, अदरवाइज सिर्फ बॉलीवुड गाना ही चलता था तब तक। तो वो लोग बहुत एक्साइटेड हो गए। और जो टीचर्स लोग आता रिएक्शन, हम पीछे से पहले एक वीडियो कोई खींचा था, अभी मेरा पास नहीं है वो वीडियो, तो वो रिएक्शन पता चला था कि टीचर्स लोग ऐसा कुछ कर रहा था। मतलब शुरुआत में सोचा होता है डांस करेगा, क्योंकि ड्रेसिंग पूरा वन क्या मेरा पास अभी भी वो वीडियो है, छुपा के रखा। तो टीचर्स लोग ऐसा था शुरुआत में, क्या है शायद कनेक्ट ही नहीं कर पाए, समझ ही नहीं आ रहा ना। वो लोग सोचा कुछ बढ़िया सा एक सुरीला वाला कोई गाना गाएगा, लेकिन ये क्या कर रहा है। लेकिन ऑपोजिट था डायरेक्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स का। तो मैंने सोचा कि मतलब गाना परफॉर्मेंस खत्म होते हैं, लाइक आई फेल्ट लाइक आई वाज शाहरुख खान, क्योंकि सब लोग पूरा नाम पूछ रहा था, व्हाट्स योर नेम, अरे नाम क्या है दोस्त, आपको बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है। आई थिंक कोई लिरिक्स नहीं सुन रहा था, बस हिप हॉप गाना मतलब प्ले हो रहा था, बहुत एक्साइट हो गए सब लोग ना। तो बस वो लोग एंजॉय कर रहा था एक्चुअली। तो तब से हम सोचा कि अगर हम क्राउड से रिएक्शन पाना है और कनेक्ट होना है यंगस्टर से, अपना एज ग्रुप से, तो मेरे ख्याल से ये रैप सॉन्ग, हिप हॉप सॉन्ग ही जो हिप हॉप जॉनर है, तो शायद रैप को हम कंटिन्यू करने से ठीक रहेगा। लाइक क्योंकि उससे एक साल पहले हम हिंदी गाना गाया था, लेकिन क्राउड का रिएक्शन इतना कुछ खास नहीं था, क्योंकि पहले से सुनते आ रहे हैं, हम सिंगर बेहतर वाला भी होगा। टीचर्स लोग लेकिन बहुत तारीफ किए, बहुत बढ़िया बेहतर। लेकिन इसका ऑपोजिट हुआ नेक्स्ट साल। तो मेरा दोनों का कंपैरिजन करने के लिए हम लाइक इट्स फेयर टू से कि मतलब हिप हॉप जॉनर में हमको ज्यादा रिएक्शन मिला। आई थिंक हिप हॉप का कल्चर हमारे यहाँ पे तो पहले से ही था, लेकिन बहुत ही लिमिटेड था। और ये कहना भी शायद गलत नहीं होगा कि यू री इंट्रोड्यूस हिप हॉप कल्चर इन अरुणाचल प्रदेश दोबारा, एंड यू आर ए लिविंग एग्जाम्पल कि अगर आप मेहनत करो तो जिंदगी में आगे आप जरूर जाएंगे। उम्मीद तो है कि हम जो किया उससे कुछ तो मतलब हिप हॉप जॉनर को अपलिफ्ट करने के लिए हेल्प हुआ होगा। तो हम अपना पार्ट किया है। जी हाँ। तो हम बोल नहीं सकते कि ये मेरा वजह से हुआ है। हम देख सकते हैं कि आपने जितना भी किया उससे हमारे अरुणाचल में जो म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बदलाव आया है। और रिसेंटली इसी वजह से आपको अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम ने भी आपको अरुणाचल वेडिंग आर्टिस्ट अवार्ड 2021 दिया, एंड यू ट्रूली डिजर्व दैट। थैंक यू। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और आपके जो
उस रैप जिन्होंने आपका जो करियर है उसे बदल दिया, वो है आमिर इंडियन। उसके बारे में हमें पता है, हाउ डिड यू कम अप विद आमिर इंडियन? ये सॉन्ग जो एक्चुअली अरुणाचल रैप राइड बोल के कंपटीशन था, तो उसमें हम विनर हो गया था, तो बहुत मॉरल बूस्ट हो गया था कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये था कि अभी क्या गाना बनेगा जिससे कि लोग मुझे पहचाने और वैल्यू दे मेरा काम को। तो ऑब्वियसली उसमें हम अगर रोमांटिक गाना बनेगा कोई भाव नहीं देगा। तो मतलब क्योंकि वो लाइक हर किसी का कंसर्न नहीं है वो चीज ना, लिमिटेड ऑडियंस के लिए होता है। तो और ऊपर से जो मेरा मोटो था कि मैसेज पहुंचाना और ऐसा कुछ काम करके जाना जिससे कि मेरे मरने के बाद में भी लोग याद रखें। तो रोमांटिक सॉन्ग शायद मेरे लिए उस समय के लिए मेरा समझ का हिसाब से ऐसा था कि मतलब शायद ज्यादा इफेक्टिव ना रहे। तो सोच ही रहा था जो तब रेसिज्म का जो टॉपिक है माइंड को स्ट्राइक किया। उस समय चल रहा था सोशल फेसबुक, तो उसमें शुरू चल ही रहा था, तो उसके थ्रू भी मुझे पता चल रहा था कि बाहर में रेसिज्म होता है, फेस करना पड़ता है नॉर्थ के लोगों को। तो सोचा कि चलो इसके बारे में मैं गाना बना के देखता हूँ। तो बहुत लाइक 4 लाइन शुरुआत में लिखा था, अरुणाचल प्रदेश का मैं है क्या ये जगह अच्छा है चोरों में, मतलब 4 लाइन सिर्फ लिखा था, उसको छोड़ दिया। लेकिन एक दिन फिर स्ट्राइक किया, नहीं इसको हम कंप्लीट करेगा। तो उसको लाइक 2 घंटा भी नहीं लगा होगा लिरिक्स कंप्लीट होने में, और उसको रिकॉर्ड किया मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में FL स्टूडियो का डेमो वर्जन था मेरे पास एक, जहां से म्यूजिक बना था। तो उसको उसमें क्या होता है डेमो में कि प्रोजेक्ट सेव नहीं कर सकते, काम अभी शुरू किया खत्म करो नहीं, उसे लाइट चला गया तो हम वो सुबह से लेकर रात तक म्यूजिक बनाया, और वही म्यूजिक को नेक्स्ट डे में डायरेक्ट गाना जो रेडी था उसको हम मोबाइल से वॉइस को रिकॉर्ड करके चिपका लिया। तो उस तरह से व्हाट्सएप में फैलने शुरू हो गया गाना। जो हम बस 2-3 दोस्त को देखा था हम कैसे बनाए कैसे, तो फैल गया, हमको भी पता नहीं चला, रातों रात फैल गया। तो ये जो आप म्यूजिक वीडियो आप देख रहे हैं और जो प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुआ है स्टूडियो में, वो तो 2018 को है, लेकिन वो गाना जो मोबाइल वर्जन था वो 2015 को रिलीज किया था। तो 2 साल लग गया म्यूजिक वीडियो बनने में। वही मोबाइल वर्जन को भेंगिया मोड़तो मेरा दोस्त है और मेरा म्यूजिक वीडियोस को वो डायरेक्ट करता है बहुत सारा। और तो वो जो सुन के पहले से एक बार सोचा था कि केको के साथ मिलने से कभी ना कभी इसको बना के छोड़े। तो वो हमको एक्चुअली एनकरेज किया कि इसको चलो बनेगा। हम तो उम्मीद नहीं था कि इसको बनेगा के, लेकिन वो जो हमको फोर्स किया एक तरह से कि अरे दोस्त ऐसे जाने नहीं दे सकते, ये गाना बहुत अच्छा है इसको जैसे भी बनाएगा, प्रोड्यूसर ढूंढेगा के। तो उस बीच में हम प्रोड्यूसर ढूंढते समय में हिलंग निमा का साथ में मिल गया। मतलब ऑलरेडी AGT में तो साथ में था हम लोग, लेकिन वो इंटरेस्ट दिखाया कि हम बनेगा, मतलब भाई हम प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसा करके हम लोग म्यूजिक वीडियो फाइनली अच्छे से प्रॉपर स्टूडियो में तेजी तोको का स्टूडियो आर्क स्टूडियो बोल के आर्क स्टूडियो, तो उसमें रिकॉर्ड किया और गाना ऑडियो प्रोडक्शन हो गया। और वीडियो प्रोडक्शन जो न्यागो आता है सिनेमेटोग्राफी वो किया, और ओवरऑल एडिटिंग वगैरह मोटो मिलके हम लोग टीम वर्क करके फाइनली ये 2018 को हम लोग रिलीज कर दिया। और इट वाज अ वंडरफुल वीडियो। हमने देखा कि बहुत ही अच्छी तरह से बनाया है ये वीडियो को। लेकिन आपकी कहानी सुनकर ये लगा है कि यू आर ट्रूली ए ट्रू इंडियन। जिस तरह जुगाड़ से आपने अपना फर्स्ट काम को रिलीज करा ना, एंड वी इंडियंस आर नोन एज द लीडर्स ऑफ जुगाड़। तो अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर खेलना चाहूंगी, जहाँ पे मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आप उससे जवाब दीजिएगा। जी ट्राई करूंगा जल्दी करने के लिए। तो सबसे पहले हमें बताइए आपका फेवरेट फूड। माय फेवरेट फूड इज ब्रेड। ब्रेड मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली, क्योंकि उसमें ज्यादा शुगर नहीं होता है, नमक भी नहीं, तो लाइक पसंद है। कभी भी हम ना नहीं बोलेंगे ब्रेड को। आपका फेवरेट कलर? ब्लैक। आपका फेवरेट आर्टिस्ट? एमिनेम। आपकी फेवरेट मूवी? कोई मिल गया, ऋतिक रोशन का। कितनी बार देखी आपने अपनी फेवरेट मूवी को? आई थिंक 4 या 5 टाइम्स, ठीक से याद, लेकिन 4 तो श्योर देखा, क्योंकि जब फर्स्ट पहले आया था डिस्क में आया था, DVD प्लेयर में, मेरा एक बचपन का दोस्त है उसका पापा लेके आया था, तो उसको कंटिन्यूसली हम 4 बार देखा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद उससे ज्यादा भी देखा होगा। उसका पापा ठग गया, बोला है कि बेटा DVD प्लेयर गर्म हो चुका है, हो गया। उसके बाद भी हम लोग जब भी मौका मिला ना टीवी वगैरह में आए, हम देखा, क्योंकि उस समय छोटा था हम, तो लाइक बहुत अच्छा लगा एलियन का जो और ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर है, बहुत अच्छा था फिल्म। मेरा फेवरेट मूवी है वो अब तक। ऑलराइट, और आपका एक फेवरेट सॉन्ग?
तो आप ध्यान से चुनिएगा क्योंकि आपका जो फेवरेट सॉन्ग है विल प्ले दैट फॉर आवर लिसनर्स। फॉर नाउ अगर ऐसे तो बहुत सारा है, लेकिन सही भी रहेगा अगर ये गाना के बारे में हम बोलेगा, क्योंकि ये गाना बहुत स्पेशल है। तो मेरा ही खुद का गाना हम सजेस्ट करना चाहिए या बोलना चाहिए, वो है योक्सा, जो डीजे बॉम ने प्रोड्यूस किया है। जी हाँ। तो योक्सा एक ऐसा सॉन्ग है जो मेरा फेवरेट कैसे हो गया बोलने से, वही एक ऐसा सॉन्ग है जिसमें हम ट्रूली अपना ट्राइबल कल्चर को ड्रेस का थ्रू होने से भी, एटलीस्ट स्टोरी का थ्रू होने से भी थोड़ा हम प्रमोट कर पाए। अदर सॉन्ग्स लाइक वहां में तो एंटरटेनमेंट और अलग सोशल इश्यूज को हम कवर किया, लेकिन अपना अरुणाचल का जो ट्रेडिशन है उसमें हम लोग आदि टाइप का योक्सा का बारे में, डाव का बारे में बात किया। तो लाइक डिजर्व करता है मेरा फेवरेट बनने का गाना ऐसे। तो श्रोताओं, हम प्ले कर रहे हैं आपके लिए केको का ये फेवरेट सॉन्ग योक्सा। Ladies and gentlemen, Yoksa, Keiko, DJ, Yoksa, hold it on my hand. Yoksa, blood is on my vein. Make a way for my tribal brothers, got the real Yoksa killers on my gang. Hey, Yoksa, hold it on my hand. Yoksa, blood is on my vein. Make a way for my tribal brothers, got the real Yoksa killers on my gang. When I think about this Yoksa, I think about my ancestors. Slicing next week tree was the painkiller. How would I do introduction, Nalo? They used to slice enemy flesh, lift heads, they were head pickers. Never mind, don't be scared, I'm different. Chairs when I'm not angry would be an ass kicker. No, gotcha, was kidding, Hollow. Where you going? I'm just being me. Honest and practical, practical practice, technical technique. Go with the flow, with my rhymes little catchy. When you listen to the yearns and the red tricks, better get inside your sticky wet, pink and bad shit. Well, we never came out of mist, we took the yokes, I took the risk on the way. Telling you I tell the just the gist. Matter of fact, about the words within the beast, Yokes are hold it on my hand. Yokes are blood is on my vein. Make a way for my tribal brothers, got the real yokes. तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आज का मेहमान, और हमारे बीच मौजूद है हमारे अरुणाचल के पसंदीदा और जाने माने रैपिंग आर्टिस्ट के फॉर केको। तो केको, अभी हमने आपका फेवरेट सॉन्ग योक्सा प्ले किया एंड बहुत इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग एंड यू प्रोड्यूस्ड द सॉन्ग इन कोलैबोरेशन विद डीजे बॉम, जिनका रिसेंटली accident की वजह से he passed away and he left for the heavenly abode, but we will always remember as one of the most talented and respected artists from our state. बहुत ही जल्दी वो हम सबको अलविदा कह के चले गए। तो आप उनको इतने साल से जानते हैं, आप इतने अच्छे दोस्त थे उनके, इतने करीबी आपने काम किया उसके साथ, तो फिर how would you like to remember DJ Bom? As a big brother or a mentor, क्योंकि जब फर्स्ट मीटिंग में पता चल गया था कि वो कितना अच्छा इंसान है, लाइक हम्बल था। एक्चुअली वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, और डीजे बोलने से डीजे भी अलग अलग टाइप का होता है, लेकिन वो टर्न टेबलिस्ट है। टर्न टेबलिज्म बहुत कम लोग करते हैं, जो एक तरह से बोल सकते हैं कि रियल डीजे ही है। जो अभी आप ऐसे पार्टी वार्टी में जो डीजे करता है वो, हाँ वो ठीक है, लेकिन वो टर्न टेबलिज्म जो अलग ही लेवल है। वो कोर्स करके आया, कॉम्पिटिशन्स भी जीत के आया नेशनल लेवल में भी, बॉम्बे है जो। तो वो हिप हॉप का लाइक फैन है वो भी ना, तो हिप हॉप डीजे आप बोल सकते हैं। तो वो नोटिस में शायद वन ऑफ द बेस्ट होगा डीजे, नॉट ओनली नोटिस इंडिया, पूरा कंट्री में। तो उसका साथ कोलैबोरेट करना मेरे लिए एक सपना से कम नहीं है। तो वो खुद हमको अप्रोच किया, क्योंकि वो हिप हॉप फैन है, और लाइक ही लाइक द वे आई डू विथ माई सॉन्ग्स। तो वो हमको एक छोटा भाई का जैसा पहले से हमको गाइड करते हैं, और वो लाइक बिहाइंड द सीन्स है। मतलब आई मीन लोग देखते हैं कि सिर्फ योक्सा हम दोनों का कोलैबोरेशन है, हालांकि एक्चुअली इमोशनली मेंटली गाइडेंस करने वाला वो लाइक हमेशा बैक स्टेज में है। लाइक कुछ भी हम कुछ नया कदम उठाने वाला है, बोलते हम उसको जरूर पूछते हैं, भाई ऐसे ऐसे हुआ, हम कैसे करने से ठीक होगा? तो बोलते नहीं ऐसा मत करो, या हाँ ये करो, ये बहुत अच्छा है। ऐसा मतलब बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और लाइक आप बोल सकते हैं कि रास्ता दिखाने वाला एक इंसान था। और बड़ा भैया एक्चुअली लाइक सबसे इम्पोर्टेंट वही था। लाइक बड़ा भैया बोलने के लिए सिर्फ बड़ा भैया बोल के नहीं था, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी वो निभाया। मतलब बड़ा भैया का काम है गाइड करना छोटा भाई को, तो वो चीज वो किया। इसलिए हम लोग
फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था ठीक से याद नहीं, शायद 2017 समथिंग कुछ को हुआ है, शायद 18 को शायद हुआ। तो इतना कम समय, अब 21 है, अभी इतना कम समय में हम लोग इतना क्लोज आ गया ना। तो उसका एक्सीडेंट का जो न्यूज हम सुना था, लाइक हम सो रहा था एक्चुअली, तो हमको सो रहा था, सुबह को चोरुन का कॉल है, बोला कि तो चोरुन, हे ब्रो, मतलब कुछ खबर सुना है क्या? बोला तो क्या हुआ है? तो बम भैया का डेथ हो गया बोल के सुना है, मतलब रीजन नहीं बताया, वो डेथ हो गया बोल के सुना। डायरेक्ट होश उड़ गया मेरा, नींद भी खुल गया, और बोला कि मजाक तो नहीं कर रहे ना, तो आप कंफर्म करके देखो, हम भी मतलब श्योर नहीं है, हमको कोई बताया, आप कंफर्म करके हमको बता दो, ऐसा बोले चलो। तो हम कॉल लगाने शुरू हो गए बम भैया को, पिकअप नहीं कर रहा है, शायद 7:30 या 8 AM का आसपास था। तो हम क्योंकि ही नेवर इग्नोर्स माय कॉल्स, अगर करता भी है बोलने से वो टेक्स्ट करके करता है, लाइक आई विल कॉल यू लेटर, आई एम बिजी, या कॉल उठा के बोलने से भी करता है, लेकिन उस समय बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो हम टेक्स्ट भी किया उसको ना, लाइक नॉर्मल वे में कि बॉम्बे, इफ यू आर देयर, इफ यू सी दिस मैसेज टेक्स्ट मी बैक या रिप्लाई बैक, नॉर्मल सा एकदम। उसका भी रिप्लाई नहीं है, लाइक आई स्टार्टेड टू वरी अबाउट हिम। उसका बाद में हम एक बड़ा भैया, वो भी हगाईरोंग में साउंड डिजाइनर है वो भी, और उसको कॉल करके हम पूछे कि हगाई ब्रो ऐसे ऐसे सुना कि सच है क्या, क्योंकि उसका अलावा मेरा पास और कांटेक्ट नहीं था। तो वो जो बोला है कि हमको भी उसका भाई जो कॉल किया हमको, और वो रो रो के बात कर रहा था, तो आई थिंक वो सच है। तो हम और भी मतलब शॉक हो गया, अरे अभी क्या करेगा कि लाइक। उसका बाद में हम उसका पुराना रेंट में गया, कोई और बेच रहा था, जहां तहां से कांटेक्ट ढूंढ के भाई का नंबर मिला, तो उसको कॉल किया, बॉम्बे मेरा कॉल नहीं उठा रहा है, प्लीज आप मतलब उसको बता दो हमको कॉल करनी है, उसका नंबर दे दो। तो वाला है बॉम्बे चला गया, दुख से बोल रहा था। तो हम फिर भी कहाँ चला गया बॉम्बे, तो वाला हम लोग को छोड़ के चला गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो हम उस समय में लाइक चुप हो गया, लाइक और क्या क्या ही बात करेगा ना, बहुत लाइक दुख हो गया था। लाइक उसका वो सुन के ही अब डायरेक्ट साइलेंट हो गया कुछ समय के लिए, और उसका वो बताया और डिटेल की, मतलब ऐसे ऐसे आ रहा था और दम्बू का बीच में एक्सीडेंट हो गया। तो हम उसका बाद में क्या करेगा और क्या सोचा है, हगाई ब्रो को हम कॉल बैक किया, क्या कर सकता है, अभी कोई जा रहा है क्या? तो बोला कि रूम में वो लोग का बहुत जल्दी वो क्रिमेशन कर देता है आधी का रूम में। तो हम लोग आज आर्टिस्ट लोग मिलके सब जा रहे हैं, तो हम बोले प्लीज भाई हमको भी साथ में ले जाओ। तो दुई ताबियो उसका कार में हम साथ में चला गया, और शक्ल भी देखने नहीं मिला लास्ट टाइम भी, मतलब गुड बाय भी बोलने नहीं मिला, लेकिन हाँ भाभी को मिला था और अंकल आंटी को मिलके देख के दुख तो बहुत लगा, क्योंकि लाइक 3 साल से हम लोग इतना क्लोज हो सकता है। तो सोच के देखिए कि उसका फैमिली मेंबर्स लोग का क्या हालत होगा और भाभी का क्या हालत होगा। बॉम्बे हम दोनों का तो कुछ साल का रिश्ता था, और हम लोग का योक्सा का इतना सक्सेस को देख के हम दोनों ऐसा था कि और अपना ट्रेडिशन को प्रमोट करेगा, नॉट ओनली आदि बट हर किसी ट्राइब का, हर ट्राइब को हम लोग प्रमोट करेगा थ्रू हिप हॉप म्यूजिक। तो हम दोनों का चल ही रहा था एक प्लान की, मतलब एक नेक्स्ट सॉन्ग के लिए हम लोग मिलेगा के मतलब उसका डेट का एक्सीडेंट का 18 को हुआ वो, तो मेरा 17 को बर्थडे, तो कॉल किया था लास्ट बार क्योंकि भाई सोता भाई होता है उन्हें, सोता भाई हैप्पी बर्थडे। तो अरे बॉम्बे थैंक यू, उसका साथ भी कुछ देर बात किया और मतलब डिसाइड किया कि मिलेगा। तो उसका पता चला कि एक्चुअली उसका सैटरडे नाइट को क्लब वाई में वो बचा था, ऑफिशियल डीजे। तो उसके बाद में नामसाई में गया और एक इवेंट को अटेंड करना था, तो रुका नहीं है, मतलब ना कंटिन्यूसली शो होने का वजह से रेस्ट नहीं किया। और उसका एक प्रॉब्लम था, नींद में कभी कभी नींद लग जाता है चला चला के ना, तो हमको भी बोलता है हम दोनों साथ में जाने से कि वो बात करते रहते, हम सो जाने से मुश्किल होगा दोनों के लिए। हम खुद ड्राइव करने नहीं आता है, अदरवाइज हम भी करना था। उस समय भी मेरा ख्याल से पता नहीं ऐसे ही कुछ हुआ होगा, भाई लोग से बात किया था, उसका बता रहा था शायद ऐसे ही कुछ होगा, क्योंकि कोई गाड़ी उसको ठोक के गया ऐसा तो नहीं लग रहा था। तो खुद से शायद नींद लग के रात का 2 AM और 3 AM का आसपास में शायद ऐसा कुछ हादसा हो गया। तो हम लोग को भी देर में पता चला, रात को एटलीस्ट पता चलने से शायद हम लोग एटलीस्ट गुड बाय बोलने के लिए मौका मिलना था।
तो हम दोनों का जो प्रोजेक्ट्स का प्लानिंग था वो योक्सा का बाद वो रुक गया, लेकिन हम कंटिन्यू करेगा जो उसका सपना था, एक तरह से बोल सकता है कि म्यूजिक का ट्रेडिशन को प्रमोट करने के लिए। तो हम अपना तरफ से हमेशा ट्राई करते रहेगा कि इस तरह से अपना ट्रेडिशन को, कल्चर को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं और देखने दे सकते हैं बाकी दुनिया को कि हमारा कितना रिच कल्चर है अरुणाचल का। तो रेस्ट इन पीस टू हिज सोल, यही बोल सकते हैं। इट्स अ ग्रेट लॉस एक्चुअली। बहुत सारा पब्लिक को मालूम नहीं है कि किस तरह का आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए वो एक्चुअली कितना इम्पोर्टेंट पर्सन था। तो इसलिए बाकी सारा आर्टिस्ट लोग बहुत दिखास देते था न्यूज से। It is actually a great loss for our state Arunachal Pradesh as well. हम सबको भी बहुत शौक हुआ डीजे बॉम्ब इतने जल्दी गुजर गए, लेकिन हमें यकीन है कि वो जहाँ है ही इज लुकिंग एट अस फ्रॉम अप अबव, और वो भी यही चाहेंगे कि आपने और उन्होंने जो मिलकर सपना देखा उसे आप पूरा करें और आगे लेकर जाए। तो बहुत ही दुख भरी बात है, लेकिन अभी जिंदगी तो चलती रहेगी, इसे चलना पड़ेगा और हम सबको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं हम आपका जो अगला सवाल है वो भी पूछना चाहूंगी। जो हमारा अगला सवाल जो ये है, डीजे बॉम्ब के खबर आने से पहले आप एक और सोशल कॉज के लिए आप बहुत ही एक्टिव थे, और वो था जो लोंगलियांग फायर विक्टिम, अनदर वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमारे अरुणाचल में ही, जहाँ में 114 घर जल गए, सारी ग्रेनरीज जल गए। तो उसमें भी डोनेशन ड्राइव में आप काफी एक्टिव रहे। मैंने खुद आपको देखा है आकाशदीप के गेट के बाहर खड़े होकर डोनेशन ड्राइव में आप लोगों से डोनेशन मांग रहे थे फायर विक्टिम्स के लिए। तो ये जो डोनेशन ड्राइव का जो एक्सपीरियंस था कैसा था एंड हाउ सक्सेसफुल वाज दैट? उसका न्यूज भी हमको रात को ही मिला था। वो एक्सीडेंट का सेम दिन को शायद रात को मिला था। तो एक्चुअली वो सर्कल जो पड़ता है वो लाजो सर्कल में आता है, लोंगलियांग जो मेरा विलेज है लोअर चिनान। तो डिस्टेंस तो बहुत है हमका, लेकिन सर्कल सेम है, और जो कम्युनिटी है वो मेरा अपना कम्युनिटी का है। और मेरा खुद का विलेज भी पहले जल चुका है बहुत बार, 3 बार हो गया, तीसरा बार 14 गलती बोल दिया, एक्चुअली 14 है। 2018 या 19 को एक बार एक्सीडेंट हुआ था हमका, ठीक से याद नहीं, उसमें भी मोर देन 40 हाउस जला था। तो उस समय हम इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि इस तरह का कुछ लोंगलियांग फायर विक्टिम्स के लिए जैसे किए वैसे करूं। और उस समय आई थिंक गवर्नमेंट जो रिलीफ दिया है, आई थिंक दैट वाज मोर देन इनफ। वो लोग घर बनाने लायक था और जरूरत शायद नहीं पड़ा। लेकिन लोंगलियांग का केस में क्या था, उनसे मोर देन 100 हाउस, और एक फैमिली में सोचे कितना मतलब मेंबर्स होता है। और बस्ती वाला लोग तो और भी बहुत, एक फैमिली में बहुत मेंबर्स होता है, लार्ज फैमिलीज होते हैं ना। तो हम समझ गया कि एक्चुअली ये बहुत सीरियस वाला सिचुएशन है, और गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीफ फंड है वो भी कैलकुलेट किया था हम ना। तो काफी नहीं लगा हमको ना। तो सोचा कि एज एन आर्टिस्ट हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हम बड़ा सेलिब्रिटी होता और अच्छा खासा कमाता, तो शायद हम अपना तरफ से दे के शायद एक बार में सॉल्यूशन कर देना था और डोनेशन ड्राइव का जरूरत नहीं पड़ना था। लेकिन अभी मेरा भी ऐसा नहीं कि बहुत कमाई बोल के नहीं है, अरुणाचल का सभी आर्टिस्ट का ये हालत है। तो सोचा कि टाइम इज मनी बोलता है ना, टाइम इज मनी, और अपना जिंदगी का कुछ हिस्सा उसको हम लोग वापस पैसा से भी नहीं खरीद सकता है। तो हम सोचा कि हम पैसा नहीं दे सक रहे तो शायद समय दे सकूं।